नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। मुझे ये मालूम नहीं कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं ये जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी का दिन हो और सुभाष चंद्र बोस का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आज आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है और इसी के चलते आज इस खास दिन पर हम आपको बताने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ खास बातें। वर्ष 1942 में नेता सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए थे और भारत को आजाद करने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, परंतु भारत को आजाद करने के लिए हिटलर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने नेताजी को कोई भी स्पष्ट वचन तक नहीं दिया। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह जी को बचाना चाहते थे और उन्होंने गांधी से अंग्रेजों को किया हुआ वादा तोड़ने के लिए भी कहा था, परंतु वो अपने उद्देश्यों से नाकाम रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, परंतु उन्होंने देश की आजादी को देखते हुए अपने इस आरामदायक नौकरी को भी छोड़ने का फैसला लिया। नेताजी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहला देने वाले दृश्य ने काफी ज्यादा विचलित कर दिया था और फिर भारत की आजादी संग्राम में खुद को जोड़ने से वो रोक ना सके। वर्ष 1943 में बर्लिन में नेता ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया स्टेशन से सकुशल स्थापना की। ये कुछ ऐसे तथ्य थे जो नेताजी के बारे में काफी कम लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में। सुभाष चंद्र का जन्म कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके 7 भाई और 6 बहनें थीं। अपनी माता पिता की वो 9वीं संतान थे। नेताजी अपने भाई शरद चंद्र से बेहद करीब थे। उनके पिता जानकीनाथ कटक के मशहूर और सफल वकील रहे, जिन्हें राय बहादुर नाम की उपलब्धि भी दी गई। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बेहद रुचि थी। वो बहुत मेहनती और अपने टीचर्स के प्रिय थे, लेकिन नेताजी को खेल कूद में कभी रुचि नहीं रही। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए। वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज से फिलॉसफी में बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेजी प्रोफेसर के द्वारा भारतीयों को सताए जाने पर नेताजी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। ये पहली बार था कि जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विसेज करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विसेज में जाना बेहद मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। इस परीक्षा में नेताजी 4थे स्थान पर आए, जिसमें इंग्लिश में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर मिले। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे और वो उनके द्वारा कही गई बातों का बहुत अनुसरण करते थे। नेताजी के मन में देश के प्रति प्रेम बेहद था और वो उसकी आजादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। नेताजी का राजनीतिक जीवन। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। शुरुआत में नेताजी कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे। चित्तरंजन दास के नेतृत्व में वो काम करते थे। नेताजी चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे और 1922 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ कांग्रेस को छोड़ अपनी अलग पार्टी स्वराज पार्टी बना ली। जब चित्तरंजन दास अपनी पार्टी के साथ मिलकर रणनीति बना रहे थे, नेताजी ने उस बीच कलकत्ता के नौजवान छात्र छात्राओं और मजदूर लोगों के बीच अपनी खास जगह बना ली थी। वो जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। अब लोग सुभाष चंद्र जी को
नाम से जाने लगे थे और उनके काम की चर्चा चारों ओर फैल रही थी। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे जिससे वो यूथ लीडर के रूप में चर्चित हो रहे थे। 1928 में गुवाहाटी में कांग्रेस की एक बैठक के दौरान नए और पुराने मेंबर्स के बीच बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न हुआ। नए युवा नेता किसी भी नियम पर चलना नहीं चाहते थे, वो स्वयं के हिसाब से चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियमों के साथ ही आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवानों वाली थी जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी लेकिन मकसद एक ही था। दोनों ही भारत देश की आजादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़ा किया गया। इनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था जिसे नेताजी ने हरा दिया। गांधी जी को यह अपनी हार लगी थी जिससे वो बेहद दुखी हुए थे। नेताजी ये बात जानकर अपने पद से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। विचारों का मेल न होने की वजह से नेताजी लोगों की नजर में गांधी विरोधी होते जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद कांग्रेस छोड़ दी। बता दें कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। वो पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के ऊपर से दबाव पड़े और वो देश छोड़कर चले जाएं। इस बात का उन्हें बहुत अच्छा असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्तों तक उन्होंने न खाना खाया और न ही उन्होंने पानी पिया। उनकी हालत को बिगड़ता हुआ देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर रखा था। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शशर की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले वो बिहार के गोमात में चले गए। वहां से वो पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वो सोवियत संघ होते हुए जर्मनी पहुंच गए, जहां वे वहां के शासक एडोल्फ हिटलर से मिले। राजनीति में आने से पहले नेताजी दुनिया के बहुत से हिस्सों में घूम चुके थे। देश और दुनिया की उन्हें अच्छी खासी समझ थी। उन्हें पता था कि हिटलर और पूरा जर्मनी का दुश्मन इंग्लैंड था। ब्रिटिशों से बदला लेने के लिए उन्हें ये कूटनीति सही लगी और उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना उचित समझा। इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एमिली से शादी कर ली थी और जिसके साथ में वो बर्लिन में रहते थे और उनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम अनीता बोस था। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़ साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान पहुंच गए। यहां वो मोहन सिंह से मिले जो उस समय आजाद फौज के मुख्य मेंबर थे। नेताजी मोहन सिंह और राम बिहार बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बना चुके थे। 1944 में नेताजी ने अपनी आजादी हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। नेताजी का ये नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। नेताजी इंग्लैंड गए जहां वो ब्रिटिश लेबर पार्टी के अध्यक्ष और राजनीति मुखिया लोगों से मिलना जाना और उन्होंने भारत की आजादी और उसके भविष्य के बारे में उनसे बातचीत की। ब्रिटिशों को उन्होंने बहुत हद तक भारत छोड़ने के लिए मना भी लिया था और अब वो पल भी आ गया था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ, 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बिठाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। मई 1956 में शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने जापान गई, लेकिन
ताइवान ने कोई खास राजनीति रिश्ता न होने से उनकी सरकार ने मदद नहीं की। साल 2006 में मुखर्जी कमीशन ने संसद में बोला कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी और उनकी अस्थियां जो रेंकोजी मंदिर में रखी हुई है वो उनकी नहीं है। लेकिन इस बात को भारत सरकार ने खारिज कर दिया। आज भी इस बात पर जांच और विवाद चल रहा है। आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत को याद करें। एक बार फिर से राष्ट्र की कमान हिंदुस्तानी अपने हाथ धरें। आओ स्वतंत्रता दिवस का मान करें। जय हिंद, जय भारत। वसीम रईन, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों और देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की तरफ से, अपनी तरफ से मैं देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं।